जय हिंद। आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल राहुल टैलेंट इंस्टीट्यूट में। दोस्तों आज की इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे क्लास 12th सेकंड चैप्टर का जो आपका ज्योग्राफी है, यानी क्लास 12th सेकंड चैप्टर ज्योग्राफी का, जिसका नाम है आपका विश्व जनसंख्या वितरण घनत्व और वृद्धि। दोस्तों इसका जो है हम लोग ऑब्जेक्टिव एंड सब्जेक्टिव क्वेश्चन इस वीडियो में हम लोग करने वाले हैं। दोस्तों ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव क्वेश्चन जितने भी हैं आपके, इन सभी जो है जितने भी आपके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं, उन सभी क्वेश्चन और आंसर को जो है हम इस वीडियो में लेकर आ गए हैं। इससे पहले हमने जो है 2 पार्ट में आपका थ्योरी इसका कंप्लीट कराया है। अगर आपने उस चीज को नहीं देखा है तो प्लेलिस्ट का लिंक जो है आपको डिस्क्रिप्शन में दे दिया गया है, वहां से जाकर उसको जो है आप वॉच कर सकते हैं। तो हम लोग जो है दोस्तों चलिए देख लेते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन, यानी पहले ऑब्जेक्टिव देखेंगे। जितने भी ऑब्जेक्टिव आपके इस चैप्टर से बने हैं उन सभी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को हम लोग जो है करने का प्रयास करेंगे। आपको ध्यान से बस देखते रहना है, वीडियो स्किप किए बिना, ठीक। और इसका नोट्स भी बिल्कुल ऐसे ही आपको बनाना है। चलिए सबसे पहला क्वेश्चन जो कह रखा है वो क्या कह रखा है, बोल रहा है भारत में पुरुष प्रवास का प्रमुख कारण कौन सा है। तो भारत में पुरुष प्रवास का प्रमुख कारण कौन सा है आपको बता चुके हैं। क्या विवाह से प्रवास होता है? बिल्कुल नहीं। शिक्षा से भी ज्यादा प्रवास नहीं होता है। काम और रोजगार, बिल्कुल हाँ, काम और रोजगार के चक्कर में जो है भारत में पुरुष का प्रवास अधिक होता है। क्लियर है। उसके बाद अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रखा है उस चीज को हम लोग ध्यान से देखते हैं। अगला क्वेश्चन जो दे रखा है उसको आप देखिए क्या बोल रहा है। बोल रहा है भाई कौन सा क्षेत्र सघन जनसंख्या वाला है। सघन जनसंख्या मतलब होता है कि गहराई, यानी जहां पे जनसंख्या ज्यादा निवास करती है, यानी पॉपुलेशन डेंसिटी, है ना। तो सघन जनसंख्या वाला क्षेत्र अगर पूछा जाए तो दक्षिण पूर्वी एशिया आपको बताना है। हालांकि यहाँ पे भूमध्य रेखीय प्रदेश, ध्रुवीय प्रदेश और मरुस्थलीय प्रदेश, ये सब जो है विरल जनसंख्या वाला क्षेत्र है, ठीक। तो सघन जनसंख्या वाला क्षेत्र जो है वो कौन है, तो दक्षिण पूर्वी एशिया। क्लियर है। उसके बाद अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन आपका दे रखा है कि जनसंख्या वृद्धि दर सर्वाधिक कहाँ है। जनसंख्या वृद्धि दर सर्वाधिक कहाँ है? अफ्रीका में, एशिया में, उत्तरी अमेरिका, दक्षिणी अमेरिका। तो दोस्तों अगर आपको महादेश, अगर ऑप्शन में अगर महादेश दिया रखा है तो आपको अफ्रीका बताना है, लेकिन अगर देश की बात किया जाए तो फिर आपको यमन बताना है। क्लियर है, ठीक है जी। अब चौथा नंबर क्वेश्चन देखते हैं। चौथा नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, बोल रहा है उच्च जनसंख्या वृद्धि दर वाला देश। अभी देखिए, अभी आपको बताए थे महादेश अगर पूछे तो अफ्रीका बताना है, लेकिन जब देश पूछा जाए उच्च जनसंख्या वृद्धि दर वाला तो क्या बताना है, यमन। क्लियर है। उसके बाद अगला क्वेश्चन पांचवा नंबर क्या बोल रहा है, बोल रहा है भाई जनसंख्या वितरण को प्रभावित करने वाले कारकों में सबसे महत्वपूर्ण कारक कौन सा है। जनसंख्या वितरण को प्रभावित करने वाले कारकों में सबसे महत्वपूर्ण कारक कौन सा है। ऑप्शन है स्थलाकृति, मिट्टी, प्राकृतिक वनस्पति या जलवायु। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा स्थलाकृति, क्योंकि जनसंख्या का वितरण जो होता है उसमें सबसे ज्यादा प्रभाव स्थलाकृति डालता है, यानी मैदानी भूभाग जो है जनसंख्या परिवर्तन में, जनसंख्या वितरण में जो है प्रभाव डालता है ज्यादातर। हालांकि मिट्टी पे भी प्रभाव डालता है, लेकिन अधिकतम अगर पूछा जाए तो वो कौन है, स्थलाकृति। क्लियर है। उसके बाद अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रखा है, बोल रहा है किस वर्ष मानव जनसंख्या 6 अरब हो गई थी। यानी 6 अरब मानव जनसंख्या जो है वो किस वर्ष हो गया था, ये चीज आपको बताना है। ऑप्शन है 1750 में, 1975, 1830 या 1999। तो 1930 ईस्वी में जो है मानव जनसंख्या क्या हो गया था, 6 अरब हो गया था। अगर आपने थ्योरी पढ़ा होगा तो एक भी क्वेश्चन जो है आपको याद नहीं करना पड़ेगा, बल्कि आप थ्योरी से ही इन सभी क्वेश्चन को जवाब दे सकते हैं। उसके बाद है किस देश की जनसंख्या बढ़ने की बजाय घटती जा रही है। तो आपको बताया थे कि किस देश की जनसंख्या, तो वो लाटविया है। यानी लाटविया एकमात्र ऐसा देश है जहां जनसंख्या बढ़ नहीं रहा है बल्कि घट रहा है, ठीक। उसके बाद अगला क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन कह रखा है भाई किस देश की जनसंख्या सबसे अधिक है। किस देश की जनसंख्या, यानी ऑप्शन के हिसाब से। हालांकि अगर पूछा जाए किस देश की जनसंख्या सबसे अधिक है तो पहला नंबर पे तो कौन आता है, चीन आता है। दूसरा नंबर पे अपना इंडिया आता है, यानी भारत, ठीक। तो यहाँ ऑप्शन के हिसाब से बताना इनमें से जनसंख्या सबसे अधिक किसमें है, यूएसए यानी अमेरिका, ब्राजील, बांग्लादेश या इंडोनेशिया। तो दोस्तों इसमें जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा इन सभी में से यूएसए का सबसे ज्यादा जनसंख्या है। क्लियर है। उसके बाद 9 नंबर क्वेश्चन क्या कह रखा है उसको ध्यान से देखिए। जनांकीय संक्रमण सिद्धांत किसने दिया था। तो आपको पता होगा नोएस्टीन ने जनांकीय संक्रमण सिद्धांत दिया था, जिनके 3 अवस्था थे, प्रथम अवस्था, द्वितीय अवस्था और एक अंतिम अवस्था। क्लियर है। उसके बाद अगला क्वेश्चन आपका 10 नंबर दे रखा है। 10 नंबर जो क्वेश्चन दे रखा है उसको आप ध्यान से देखिए। क्या बोल रहा है, बोल रहा है कौन एक जनसंख्या परिवर्तन का कारक नहीं है। यानी किसके होने से जनसंख्या में कोई परिवर्तन नहीं आता है। प्रवास। अब देखिए प्रवास, चाहे अपकर्ष प्रवास हो या फिर प्रतिकर्ष प्रवास हो, इससे जनसंख्या में परिवर्तन आता है। उसके बाद ऑप्शन है आवास। अब देखिए आवास, आवास अगर कर रहा है, यानी कोई व्यक्ति मान लीजिए यहाँ पे रह रहा है पहले से, लेकिन उसके पास जो है कोई स्थान नहीं है, रहने के लिए जो है जगह नहीं है, तो वो क्या कर लिया, घर बना लिया और वहां पे वो जो है निवास करने लगा, यानी आवास करने लगा। तो वहां पे जब आवास किया, पहले भी वो वहीं पे रहता था,
पहले भी वो वहीं पे रह रहा है और अभी भी यानी आवास बनाने के बाद भी वहीं पे आवास कर रहा है, तो परिवर्तन कुछ तो नहीं है हुआ जनसंख्या में। तो वही बोल रहा है जनसंख्या परिवर्तन का कारक कौन नहीं है, तो आवास हो जाएगा। जन्म से जनसंख्या परिवर्तन होता है, मृत्यु से भी जनसंख्या परिवर्तन होता है। उसके बाद अगला है, अगला दे रखा है कि प्रतिकर्ष और अपकर्ष कारक उत्तरदायी हैं किसके लिए, तो प्रतिकर्ष और अपकर्ष कारक किसके लिए उत्तरदायी हैं। ऑप्शन है आपका प्रवास के लिए, भू निम्नीकरण के लिए, या फिर वायु प्रदूषण के लिए, या फिर आपका जो है ऑप्शन है गंदी बस्तियों के लिए। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा प्रवास के लिए, क्योंकि आपको बताएं प्रवास का ही दो कारक होता है, प्रतिकर्ष और अपकर्ष कारक। क्लियर है। उसके बाद अगला क्वेश्चन आपका जो दे रखा है वो क्या दे रखा है, ध्यान से देखिए। बोल रहा है कौन जन स्थानांतरण का अपकर्ष कारक नहीं है, यानी जन स्थानांतरण यानी लोगों का एक जगह से जाने का अपकर्ष कारक। अपकर्ष कारक क्या होता है, जो अनुकूल जलवायु के साथ आता है, तो अनुकूल जलवायु के साथ जो आता है उसे क्या कहते हैं, अपकर्ष कारक। तो ये क्या हो जाएगा, इसमें 12 नंबर का जो आपका अभी और ऑप्शन है आपका, लेकिन जन स्थानांतरण का अपकर्ष कारक नहीं है पूछा गया ना, तो नहीं है यानी कि जो अपकर्ष कारक जो अनुकूल जलवायु के कारण नहीं आते हैं, तो अनुकूल जलवायु एक तरह से बोल सकते हैं। तो आंसर इसका जो है ए नंबर सही हो जाएगा, यानी यही आंसर जो है इसका हो जाएगा। क्लियर है। वैसे ऑप्शन तो अभी है ऊपर, अभी आपको ऑप्शन जो है दे रखा है, लेकिन वहाँ ऑप्शन जो है आंसर इसमें है नहीं आपका। ठीक, ये शांति अस्थायित्व भी दे रखा है आपके पास, शांति या अस्थायित्व, रहन सहन की अच्छी दशाएं, रहन सहन की निम्न दशाएं, ये सब जो है क्या है कि उसकी है, यानी कि इन सभी परिस्थितियां होती है। ठीक, अगर आपने देखा होगा तो आपको आसानी से समझ में आ ही रहा होगा। उसके बाद है सऊदी अरब में, सऊदी अरब में किस दिशा के क्षेत्र में घनी आबादी प्राचीन काल से ही है। तो आपको पता होगा कि सऊदी अरब का जो पश्चिमी इलाका है वहां पे प्राचीन काल से ही घनी आबादी निवास कर रही है। उसके बाद अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन है 14 नंबर, क्या दे रखा है उसको ध्यान से समझिएगा। 14 नंबर जो क्वेश्चन दे रखा है बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्या बोल रहा है, अरे यार क्या हो रहा है, देखिए 14 नंबर जो क्वेश्चन दे रखा है बोल रहा है किस वर्ष के आसपास विकसित और विकासशील देशों की नगरीय जनसंख्या क्या थी, बराबर थी, यानी किस वर्ष के आसपास। तो ऑप्शन है 1950, 1970, 2000 या 2007। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा 1970 के आसपास। क्लियर है। उसके बाद अगला क्वेश्चन है कि कौन सा एक तथ्य नहीं है, यानी कौन एक तथ्य नहीं है, यानी कौन सही नहीं है। ऑप्शन है विगत 50 वर्षों में मानव जनसंख्या 10 गुनी अधिक बढ़ी है, ये आपका सही कथन है कि 50 वर्षों में मानव जनसंख्या जो है वो 10 गुना से भी अधिक बढ़ गया है। विश्व जनसंख्या प्रतिवर्ष 8 करोड़ लोग जुड़ जाते हैं, बिल्कुल सही जवाब है। 5 अरब से 6 अरब बढ़ने में जनसंख्या को 100 वर्ष लगे, बिल्कुल सही है भाई। जनांकीय संक्रमण की प्रथम अवस्था में जनसंख्या वृद्धि उच्च होती है, नहीं। जनांकीय संक्रमण की प्रथम अवस्था में जो है जनसंख्या वृद्धि और मृत्युता यानी मृत्यु दर वृद्धि वो भी जो है क्या होता है, उच्च होता है, दोनों उच्च होता है, ना कि केवल जनसंख्या वृद्धि। और जनसंख्या वृद्धि जो होता है वो क्या होता है, निम्न भी हो जाता है कभी कभी और उच्च भी हो जाता है। तो ये कथन क्या है आपका, सरासर गलत है। तो ये चीज आपका क्या हो जाएगा, नहीं है, यानी कि सही हो जाएगा इसमें आंसर। ठीक, उसके बाद अगला क्वेश्चन दे रखा है, अगला क्वेश्चन है कि कौन सा एक विरल जनसंख्या वाला क्षेत्र नहीं है। तो विरल जनसंख्या वाला क्षेत्र नहीं है मतलब सघन वाला कौन है, तो सघन वाला दक्षिण पूर्वी एशिया हो जाएगा। क्लियर है। उसके बाद क्वेश्चन है कौन सुप्रलेखित, क्वेश्चन क्या है भाई, क्वेश्चन दे रखा है आपका कि कौन सुप्रलेखित प्राचीनतम नगरीय बस्ती है। सुप्रलेखित अगर पूछा जाए तो ऑप्शन आपको जो भी रहे, लेकिन आपको नील घाटी मारना है। नील घाटी, नील घाटी की सभ्यता जो है वहाँ की जो लिपियां हैं, जो नगरीय बस्तियां हैं एक तरह से, ये जो है क्या है वहाँ की प्राचीन और सुप्रलेखित है, यानी उसको पढ़ लिया गया है। ठीक, उसके बाद अगला है कौन एक विरल जनसंख्या वाला क्षेत्र है। तो आपको पता होगा विरल वाला तो अभी आपने देखा, विरल वाला ये पश्चिमी यूरोप हो गया, दक्षिण पूर्वी एशिया हो गया, ये तो सघन जनसंख्या वाला है। उत्तरी पूर्व संयुक्त राज्य अमेरिका, पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया, ये सब क्या है आपका। तो विरल जनसंख्या वाला यहाँ पे होना चाहिए कुछ अलग ही चीज। क्या होना चाहिए कि विरल जनसंख्या वाला कौन नहीं है, तब जाके यहाँ पे विरल जनसंख्या वाला कौन नहीं है ये आपको दे देना है, कौन नहीं है। ठीक, तब जाके ये जो है आपका आंसर इसमें हो जाएगा, तब जाके दक्षिण पूर्वी एशिया। क्लियर है। उसके बाद 19 नंबर क्वेश्चन क्या दे रखा है उसको ध्यान से देखिए। 19 नंबर बोल रहा है विश्व के सघन जनसंख्या क्षेत्रों में कौन क्षेत्र सम्मिलित नहीं है, यानी सघन जनसंख्या में कौन नहीं आता है। ऑप्शन है पश्चिमी यूरोप, दक्षिण पूर्वी एशिया, ये तो आता है भाई, दक्षिण पश्चिम अफ्रीका, या फिर उत्तर पूर्वी अमेरिका, उत्तरी अमेरिका। अब देखिए यहाँ पे जो है क्वेश्चन बोल रहा है सघन जनसंख्या क्षेत्रों में कौन क्षेत्र सम्मिलित नहीं है। तो सघन जनसंख्या क्षेत्रों में कौन क्षेत्र सम्मिलित नहीं है, आपको इसमें से बताना है कौन सा राइट आंसर हो जाएगा। तो दोस्तों इसमें जो मतलब सही और राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका दक्षिण पश्चिम अफ्रीका, दक्षिण पश्चिम अफ्रीका। ठीक है यहाँ तक। उसके बाद 20 नंबर प्रश्न देख लेते हैं। 20वां नंबर प्रश्न क्या कह रहा है, बोल रहा है भाई कि विश्व के किस देश की जनसंख्या सर्वाधिक है। अब इसमें से ऑप्शन अभी तक ये क्वेश्चन रिपीटेड है हालांकि,
उसके बाद अगला क्वेश्चन दे रखा है, बोल रहा है भाई विश्व जनसंख्या किस वर्ष 7 बिलियन यानी 700 करोड़, 1 बिलियन बराबर 100 करोड़ होता है, 700 करोड़ हो चुका था। ऑप्शन है 2020 में, 2018 में, 2011 में या 1975 में। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा 2011, यानी 2011 में जो है वर्ल्ड पॉपुलेशन जो है वो 700 करोड़ हो चुकी थी। ठीक, अब जो है अगला हम लोग देखेंगे, यानी 20 नंबर 21 तक क्वेश्चन हम लोग देख लिए। अब 22 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, क्या दे रखा है 22 नंबर क्वेश्चन, बोल रहा है अब कौन अपकर्ष कारक है। अपकर्ष कारक कौन सा है? अपकर्ष कारक यानी जो अपने से होता है, तो शहरीकरण ये भी तो भाई अपने से होता है, यानी आकर्षित करता है ये चीज। औद्योगिकरण भी आकर्षित करता है। तृतीय कार्यों की प्रमुखता यानी सेवा क्षेत्र भी क्या करता है? आकर्षित करता है, जिस वजह से लोग जो है एक जगह से दूसरी जगह मतलब प्रवास करते हैं। तो इसमें ऑल हो जाएगा। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है। उसके बाद अगला क्वेश्चन है, कौन देश जनांकीय संक्रमण की अंतिम अवस्था में? तो आपने देखा होगा कि अंतिम अवस्था में हम आपको एक उदाहरण दिए थे, जहां की जनसंख्या जो है क्या है कि मतलब बहुत धीमी गति से बढ़ता है और या फिर स्थिर भी हो जाता है। तो आपका ऑप्शन है बांग्लादेश का, श्रीलंका या जापान का। श्रीलंका जापान एक साथ दे दिए भाई, कट कर दीजिए इसको, श्रीलंका का या फिर कोनिया का या फिर जापान का। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका जापान। किसका? तो जापान का। क्लियर है। उसके बाद अगला क्वेश्चन आपका 24 नंबर क्या दे रखा है, बोल रहा है भाई ऑस्ट्रेलिया के आयुलिंग पिरामिड की आकृति कैसी है? तो आपने देखा होगा घंटी नुमा है इसकी आकृति। उसके बाद अगला क्वेश्चन है कि जनसंख्या घनत्व का संबंध होता है किससे? जनसंख्या जो घनत्व होता है यानी क्या बोलते हैं इसको, पॉपुलेशन डेंसिटी जो होता है उसका संबंध किससे होता है? जनसंख्या व संसाधन से। अभी देखिए इसमें बताए थे आपको जनसंख्या घनत्व में कि जनसंख्या घनत्व बराबर यानी पॉपुलेशन डेंसिटी बराबर होता है वहाँ की पॉपुलेशन और वहाँ का एरिया, यानी कि जनसंख्या और क्षेत्रफल, जनसंख्या और क्षेत्रफल, जनसंख्या और क्षेत्रफल से जनसंख्या घनत्व का संबंध है। तो यहाँ पे ऑप्शन है जनसंख्या और संसाधन, जनसंख्या एवं परिवहन, जनसंख्या व क्षेत्रफल या फिर कोई नहीं। तो देखिए अभी आपको बताया जनसंख्या और क्षेत्रफल से ही इसका संबंध है जनसंख्या घनत्व, क्योंकि जनसंख्या घनत्व बराबर सूत्र क्या होता है? किसी क्षेत्र की जनसंख्या बटा उस क्षेत्र का एरिया या फिर क्षेत्रफल। ठीक है। उसके बाद अगला क्वेश्चन देखते हैं, बोल रहा है कौन सा एक विरल जनसंख्या वाला क्षेत्र है? विरल जनसंख्या वाला पूछा जा रहा है ना, तो विरल जनसंख्या वाला अभी आपको बताया था भाई, ये हो गया ध्रुवीय प्रदेश हो गया, भूमध्य रेखीय प्रदेश हो गया, आटाकामा हो गया, ये तीनों जो है आपका ध्रुवीय प्रदेश विरल जनसंख्या वाला क्षेत्र है। लेकिन यहाँ पे क्वेश्चन होना चाहिए सघन जनसंख्या वाला कौन है, तब जाके वो दक्षिण पूर्वी एशिया होता। उम्मीद करता हूँ आप इस चीज को समझ गए होंगे। ठीक है। उसके बाद अब जो है हम लोग देखेंगे सब्जेक्टिव क्वेश्चन यानी शॉर्ट एंड लॉन्ग क्वेश्चन। देखिए आपके लॉन्ग क्वेश्चन भी इसमें दिए गए हैं, हालांकि हमने यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ शॉर्ट क्वेश्चन हमने लिखा है, शॉर्ट वीवीआई क्वेश्चन, लेकिन इसमें जो है आपको लॉन्ग क्वेश्चन भी दिया गया है। बेफिक्र होकर आप इस चीज को पढ़ें और बिंदास होकर इसको समझें। ठीक है, चलिए देख लेते हैं। सबसे पहला जो क्वेश्चन दे रखा है वो तो लॉन्ग क्वेश्चन ही है और पूछा भी गया आपके एग्जाम में। क्या है क्वेश्चन? बोल रहा है जनसंख्या के क्या बोल रहा है, जनसंख्या के वितरण को प्रभावित करने वाले 3 भौगोलिक कारकों का उल्लेख करें। यानी जनसंख्या का जो वितरण है, जनसंख्या का जो वितरण होता है उसको प्रभावित करने वाले 3 भौगोलिक कारक का उल्लेख करें। तो आपका आंसर ध्यान से समझिएगा, इसको पढ़िएगा भी ध्यान से। क्या बोल रहा है? बोल रहा है भाई जनसंख्या वितरण को प्रभावित करने वाले 3 भौगोलिक कारक है। देखिए आप अगर ऐसे लिखेंगे तो ही जाके आपको अच्छा खासा नंबर मिलता है। ठीक, तो 3 कारक बताया गया जनसंख्या वितरण का। एक है स्थलाकृति। स्थलाकृति में क्या होता है? स्थलाकृति में जनसंख्या को वितरण जो है वो क्या होता है? प्रभावित करता है। यानी स्थलाकृति जो है जनसंख्या के वितरण को क्या करता है? अपनी ओर आकर्षित करता है, प्रभावित करता है। अर्थात उबड़ खाबड़ पर्वतीय क्षेत्रों में लोग कम, जबकि मैदानी क्षेत्रों में लोगों का निवास अधिक होता है। यानी पर्वतीय क्षेत्रों में लोग जो है वो कम निवास करते हैं, जबकि स्थलाकृति अगर मैदानी क्षेत्र का हो, मैदानी भूभाग हो, तो वहां पे लोग जो है क्या करते हैं? अत्यधिक निवास करते हैं। तो स्थलाकृति पे भी जो है जनसंख्या वितरण प्रभावित होती है। उसके बाद दूसरा है वहां की जलवायु। दूसरा है जलवायु। जलवायु जो है अगर अत्यधिक गर्म व ठंडा होने से वहां जनसंख्या कम, यानी वहां अगर अत्यधिक गर्म जलवायु है या फिर ठंडा जलवायु है तो वहां पे जनसंख्या कम, लेकिन अगर मानसूनी या फिर शीतोष्ण क्षेत्रों में जनसंख्या अधिक निवास करती है। शीतोष्ण का मतलब हो गया जहां पे ठंडा भी हो और गर्मी भी हो। ठीक, शीतोष्ण यानी शीत जोड़ उष्ण, यानी जहां ठंडा भी हो, जहां गर्मी भी हो, जहां मानसूनी भी हो, यानी कि सभी हर वो सुविधाएं जो है वहां पे उपलब्ध होनी चाहिए, ठंडा भी और गर्मी भी। ठीक है, तो इसके कारण भी, जलवायु के कारण भी जनसंख्या का वितरण होता है। उसके बाद अगला क्वेश्चन दे रखा है। अगला क्वेश्चन है कि मृदा की उर्वरक शक्ति किसे कहते हैं? मृदा की जो है उर्वरक शक्ति यानी अर्थात उपजाऊ मिट्टी वाले क्षेत्र में जनसंख्या अधिक बसते हैं। अब देखिए मृदा की उर्वरक क्षमता अगर अधिक होगी तो वहां पे जनसंख्या भी अधिक निवास करेंगी, और वहां पे जब जनसंख्या अधिक निवास करेंगे तो वहां पे क्या होगा? जनसंख्या का वितरण होगा। क्लियर है। उसके बाद अगला क्वेश्चन जो आपका दे रखा है, यही 3 कारण पूछा गया तो 3 कारण हमने लिख दिया भाई। उसके बाद अगला क्वेश्चन आपका देखिए, दूसरा नंबर क्वेश्चन क्या दे रखा है?
दूसरा नंबर क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बोल क्या रहा है उसको ध्यान से समझिएगा। दूसरा नंबर क्वेश्चन है कि विश्व में जनसंख्या घनत्व वाले अनेक क्षेत्र हैं। विश्व में जनसंख्या घनत्व वाले अनेक क्षेत्र, ऐसा क्यों होता है? जनसंख्या घनत्व वाले विश्व में क्या है? अनेक क्षेत्र है, लेकिन ऐसा क्यों होता है? तो विश्व के उच्च जनघनत्व वाले क्षेत्र, विश्व के जो उच्च जनघनत्व वाले क्षेत्र हैं उस चीज को पहले देख लेते हैं क्या क्या बोल रहा है। बोल रहा है मानसूनी एशिया, यहाँ पे ज्यादा जनसंख्या है, ठीक ना। इस क्षेत्र के अंतर्गत चीन, भारत, बांग्लादेश, जापान, सिंगापुर और इंडोनेशिया, जावा द्वीप मुख्यतः आते हैं। मानसूनी एशिया यानी कि जहाँ पे हर वो स्थिति में ठंडी भी है गर्मी भी है। उसी तरह से अब है दूसरा दक्षिण पश्चिमी यूरोप। इस क्षेत्र के अंतर्गत फ्रांस, यूके यानी यूनाइटेड किंगडम और नीदरलैंड, बेल्जियम, हॉलैंड, डेनमार्क, जर्मनी, ये सब जो है देश आते हैं दक्षिण पूर्वी यूरोप। उसके बाद यूएसए का मध्य पूर्वी भाग, यूएसए का मध्य पूर्वी भाग, क्लियर है। उसके बाद अगर देखें कारण क्या है, मतलब कारण का मतलब क्या, तो कारण क्या है कि विश्व में जनसंख्या घनत्व वाले अनेक क्षेत्र हैं, ऐसा क्यों होता है? तो कारण अब देखते हैं उस चीज का। तो वहां पर जो जनसंख्या अधिक घनत्व होने का जो कारण है वो क्या है? वो ये कारण है कि ध्यान से समझिएगा, देखिए वहां पे जनसंख्या ज्यादा होने का कारण है कि पूर्वी और दक्षिणी एशिया एवं इंडोनेशिया के जनघनत्व अधिक होने का मुख्य कारण मिट्टी की उर्वरता शक्ति एवं उपयुक्त वर्षा होती है। यानी वहां की मुख्य कारण जो है जनसंख्या ज्यादा घनत्व होने का, जनसंख्या गहरी निवास करने का, वहां पे मिट्टी की उर्वरता शक्ति और वहां पे वर्षा का है, ठीक। यूरोप एवं यूएसए में जनघनत्व जो है अधिक होने का कारण है तीव्र औद्योगिकरण और नगरीकरण। अब देखिए औद्योगिकरण और नगरीकरण की जहां स्थिति आएगी वहां पे तो जनसंख्या आकर्षित होगा, और जहां पे जनसंख्या आकर्षित होगा तो जनसंख्या ऑटोमेटिक बढ़ेगा भाई, है ना। उसके बाद अगला क्वेश्चन आपका है मोस्ट बीबीआई क्वेश्चन, आप इसको बोल सकते हैं मोस्ट बीबीआई, आपके एग्जाम में बनने वाले क्वेश्चन और बन चुके हैं ये क्वेश्चन। बोल रहा है जन्म दर और मृत्यु दर में अंतर दें। जन्म दर, अब बताइए जन्म दर किसे कहते हैं, ध्यान से समझिएगा। जन्म दर, जन्म दर क्या होता है? प्रति 1000 बच्चों पर एक वर्ष में जीवित बच्चों की संख्या को जन्म दर कहते हैं। जन्म दर प्रति 1000 बच्चों पर, यानी 1000 बच्चों पर एक वर्ष में जीवित बच्चों की संख्या को क्या कहते हैं? जन्म दर। लेकिन मृत्यु दर किसे कहते हैं? तो मृत्यु दर प्रति 1000 व्यक्ति पर एक वर्ष में मृत व्यक्तियों की संख्या को मृत्यु दर कहते हैं। क्लियर है यहां तक? उसके बाद अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन जो आपका दे रखा है वो दे रखा है कि जन्म दर से जनसंख्या बढ़ती है। क्या होती है? जन्म दर से जनसंख्या बढ़ती है, जबकि मृत्यु दर से अगर देखें तो जनसंख्या क्या होती है? ऑफिशियली बात है भाई, घटेगा, है ना। जन्म दर क्या होता है कि ये सकारात्मक वृद्धि होती है जन्म दर से, लेकिन मृत्यु दर से जो है जनसंख्या में नकारात्मक वृद्धि होती है। क्लियर है? जन्म दर को क्या कर सकते हैं हम लोग? नियंत्रित कर सकते हैं, कंट्रोल कर सकते हैं, लेकिन मृत्यु दर को हम लोग जो है कंट्रोल नहीं कर सकते हैं, क्योंकि उसका जब टिकट काट देता है तो यमराज तो भाई आबे करता है उसको लिफ्ट लेने के लिए, है ना। उसके बाद है अगला क्वेश्चन आपका दे रखा है, बोल रहा है बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्या बोल रहा है? बोल रहा है भाई जनसंख्या घनत्व क्या है? मोस्ट इंपॉर्टेंट है। पॉपुलेशन डेंसिटी किसे कहते हैं? देखिए किसी विशेष क्षेत्र की जनसंख्या और उसके कुल क्षेत्रफल के अनुपात को ही जनसंख्या घनत्व कहते हैं। बहुत सिंपल सा डेफिनेशन है। किसी भी विशेष क्षेत्र की जनसंख्या और उसके कुल क्षेत्रफल के अनुपात को ही जनसंख्या घनत्व कहते हैं। किसी विशेष क्षेत्र, जैसे राज्य हो जाए, प्रदेश हो जाए, प्रांत हो जाए, या फिर देश हो जाए, या फिर विश्व हो जाए, है ना। तो पॉपुलेशन डेंसिटी बराबर क्या होता है? पीडी, यानी पॉपुलेशन डेंसिटी बराबर उस क्षेत्र का टोटल जनसंख्या या फिर कुल जनसंख्या और बटा क्षेत्रफल यानी एरिया। क्लियर है? ठीक है। अब जो है चार क्वेश्चन तक हमने कर लिया। अब 5वां नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। हालांकि ज्यादा क्वेश्चन नहीं है, बस 10-11 क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे। 5वां नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। 5वां नंबर क्वेश्चन क्या कह रखा है? बोल रहा है प्रतिकर्ष कारक और अपकर्ष कारक में अंतर दें। प्रतिकर्ष कारक और अपकर्ष कारक में अंतर दें। प्रतिकर्ष कारक क्या होता है? अपकर्ष कारक क्या होता है? तो प्रतिकर्ष कारक किसे कहते हैं? ध्यान से समझिएगा। ये प्रतिकर्ष कारक जो होता है वो प्रकृति की ओर से आता है, यानी इसके कारण जो है क्या हो जाता है? जनसंख्या का वितरण हो जाता है। जबकि अपकर्ष कारक क्या करता है? अपनी ओर आकर्षित करता है। जैसे उदाहरण के तौर पे समझे, प्रकृति की ओर से जो आता है, जैसे देखें तो भूखमरी प्रकृति की द्वारा आता है, जैसे अनाज ही नहीं उपजेगा तो ये प्रकृति द्वारा आ रहा है। आपदा, आपदा कोई आदमी तो नहीं लाता है, बाढ़, सुनामी, ये सब जो है प्रकृति के द्वारा, और इस वजह से जो है एक जगह से दूसरे जगह आदमी भाग जाता है, उसी को बोलते हैं प्रतिकर्ष कारक। लेकिन अपकर्ष कारक में क्या होता है कि इसके अंतर्गत बेहतर रोजगार, यानी बेहतर रोजगार पाने की इच्छा से लोग एक जगह से दूसरे जगह जाते हैं, अच्छी शिक्षा पाने की वजह से, उच्च वेतन पाने की वजह से, या फिर अच्छी चिकित्सा सुविधा पाने की वजह से एक जगह से दूसरे जगह पलायन कर जाते हैं। उसके बाद तीसरा है, यानी 3 तो लगभग आपको तो याद रखना ही पड़ेगा। इसमें प्रतिकूल जलवायु से क्या होता है? प्रवास होता है, जबकि इसमें अनुकूल जलवायु से प्रवास होता है। क्लियर है जी? उसके बाद अगला क्वेश्चन आपका है, अगला क्वेश्चन है कि जनसंख्या वृद्धि और ह्रास के परिणाम की चर्चा करें। यानी जनसंख्या वृद्धि भी कैसे होता है
और ह्रास भी कैसे होता है और उसका परिणाम क्या हो सकता है, यानी जनसंख्या वृद्धि का भी परिणाम बताइए और जनसंख्या ह्रास का भी परिणाम आपको बताना है। तो ध्यान से समझिएगा जनसंख्या वृद्धि का क्या क्या परिणाम होता है। तो जनसंख्या अगर अत्यधिक वृद्धि करेगा तो बेरोजगारी आएगी भाई, गरीबी आएगा, आवासीय सामाजिक सुविधाओं की कमी होगी, बिल्कुल सही बात है, यानी घर रहन सहन की सुविधाएं में कमी आएगी, अपराधों में वृद्धि होगी क्योंकि अत्यधिक जनसंख्या है, जनसंख्या का जो है दुरुपयोग मतलब संसाधन का दुरुपयोग होगा ज्यादातर। इससे जो है जनसंख्या वृद्धि के परिणाम यानी ये हो सकते हैं जनसंख्या वृद्धि के परिणाम। लेकिन जनसंख्या ह्रास का परिणाम क्या हो सकता है उसको देखिए आप। जनसंख्या अगर ह्रास होने लगे यानी खत्म होने लगे जनसंख्या, तो उसका परिणाम क्या हो जाएगा, निम्न जन्म दर हो जाएगा, क्योंकि ज्यादा जनसंख्या मर रहा है भाई, तो जनसंख्या ह्रास का निम्न जन्म दर हो जाएगा। युवा जनसंख्या की कमी हो जाएगी, बाल मजदूरी में कमी आ जाएगी, बाल मजदूरी में ये भी एक मतलब बाल मजदूरी यानी बच्चे की मजदूरी में क्या कमी हो जाएगी। उच्च शहरीकरण और औद्योगिकरण इत्यादि जनसंख्या ह्रास के परिणाम है, यानी कि जनसंख्या अगर ह्रास होगा तो औद्योगिकरण उच्च स्तर पर ये सब क्या हो जाएगा, मतलब ह्रास हो जाएगा, ये सब भी खत्म हो जाएगा भाई। उसके बाद अगला क्वेश्चन, अगला देखिए टॉपिक है, क्या टॉपिक है, जहां पर लोग जाते हैं। यहाँ पे देखिए हम अभी यहाँ पे हैं, यहाँ से अगर हम यहाँ पे गए तो जहां पर लोग जाते हैं, जहां पर लोग जाते हैं उसे उद्गम स्थान कहते हैं, यानी ये हो गया उद्गम स्थान। और जहां जाकर शरण लेते हैं, जहां से होना चाहिए भाई, जहां से लोग जाते हैं, यहां पे होना चाहिए जहां से लोग जाते हैं, ध्यान से समझिएगा, जहां से लोग जाते हैं उसे उद्गम स्थान कहते हैं, और जहां जाकर शरण लेते हैं बसते हैं उसे गंतव्य स्थान कहते हैं। क्लियर है। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन बोल रहा है 7वां नंबर, विकसित देशों में जनसंख्या वृद्धि की प्रकृति या फिर प्रवृत्ति और विकासशील देशों से किस प्रकार भिन्न है, यानी विकसित देश और विकासशील देशों की जनसंख्या वृद्धि जो है वो किस प्रकार अलग अलग है। तो ध्यान से समझिएगा किस प्रकार ये अलग अलग है। अगर आप देखें तो विकसित और विकासशील देशों में जनसंख्या वृद्धि बिल्कुल भिन्न है, यानी बिल्कुल अलग है। विकसित देशों में जन्म दर और मृत्यु दर पर नियंत्रण कर लिया गया है, बिल्कुल सही बात है। देखिए विकसित देश जो है वो जन्म दर और मृत्यु दर पर भी कंट्रोल पा लिया है, लेकिन विकासशील देशों में मृत्यु दर पर तो नियंत्रण हो चुका है, लेकिन जन्म दर पर नियंत्रण नहीं हो पाया है। बस यही चीज जो है दोनों में अलग चीज है, यही दोनों चीज अलग चीज। देखिए आपको जो लिखना है इसी तरह से लिखना है, अगर आप इस तरह से नोट्स बनाते हैं बहुत आपको फायदा होगा, क्योंकि शायद ही आपको किसी बुक में जो है इस तरह से इतना सॉफ्टली आपको लिखा हुआ मिलेगा, ठीक ना। तो आप इस चीज को नोट बनाएं, वीडियो पोस्ट कीजिए, एक एक क्वेश्चन को आप इसी तरह से नोट बनाएं, ठीक। अगला है टॉपिक है ये, ठीक ना। टॉपिक क्या है, विकासशील देशों की तुलना में विकसित देश जनसंख्या वृद्धि दुगुनी समय लेता है। मतलब अगर विकासशील देश अगर मान लीजिए 100 जनसंख्या 1 साल में वृद्धि कर रहा है ना, तो विकसित देश जो होता है वो 2 साल में 100 जनसंख्या वृद्धि करेगा। क्लियर है, वही हो गया। अब देखिए अगला क्वेश्चन है मोस्ट इंपॉर्टेंट है, जनांकीय संक्रमण सिद्धांत क्या है। हमने हालांकि लिखा नहीं है क्योंकि आपको हम समझा सकते हैं, यहीं पे आपको समझा देंगे। देखिए जनांकीय संक्रमण सिद्धांत किसे कहते हैं, यह सिद्धांत जो है नोएस्टीन द्वारा दिया गया था। इसमें इन्होंने कहा था जनांकीय संक्रमण सिद्धांत का मतलब ये कहना है कि किसी भी जनसंख्या का जो है क्या कर लेना, अंकन कर लेना, किसी भी जनसंख्या का जनांकिकीय यानी किसी भी जनसंख्या का अंकन कर लेना, या फिर किसी भी जनसंख्या का पता लगा लेना। अभी देखिए अभी जितना जनसंख्या है उसको हम जो है अंकित कर लेंगे, उसको हम पता लगा लेंगे, या फिर एक निश्चित समय के बाद या फिर आने वाले भविष्य में उस जनसंख्या को जो है पूर्व अनुमान लगा लेना, उसी को क्या बोलेंगे, ऐसे सिद्धांत को ही जनांकीय संक्रमण सिद्धांत कहते हैं। यह सिद्धांत किसने दिया था, नोएस्टीन ने दिया था, बहुत बड़े भूगोलवेत्ता ये हुए। उसके बाद अगला क्वेश्चन अब हम लोग देखेंगे यहां से, ठीक है। चलिए देखते हैं जी अगला क्वेश्चन। 8वां नंबर प्रश्न क्या दे रखा है, बोल रहा है किस देश की जनसंख्या तीव्र गति से बढ़ने पर वहां के आर्थिक विकास पर क्या प्रभाव पड़ता है। यानी किसी देश की जनसंख्या अगर तीव्र गति से बढ़ रहा है तो वहां के आर्थिक विकास पर क्या प्रभाव पड़ता है। अब बताइए भाई, किसी भी देश की जनसंख्या अगर तीव्र गति से बढ़ता है तो वहां अनेक समस्याएं उत्पन्न होगी, जैसे क्या, भोजन की समस्या, क्योंकि भोजन कम पड़ जाएंगे, ज्यादा जनसंख्या होगा, बेरोजगारी की समस्या तो आएगी ही, भुखमरी आएगा और शिक्षा आएगा, यानी कई सारी समस्याएं, घर की भी समस्याएं आएगी, तो ये सारी समस्याएं उत्पन्न हो सकती है। उसके बाद अब एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है, प्रवास को 2 भागों में बांटा गया, 2 प्रकार है प्रवास का, एक आप्रवास और एक उत्प्रवास। आप्रवास किसे कहते हैं, नए जगहों पर जाना, नए जगहों पर जाने की प्रक्रिया, या फिर जहां वे मूल निवासी नहीं है, जहां के वो मूल निवासी नहीं है। अभी देखिए अगर हम यहाँ पे हैं, यानी हम मान लीजिए अभी जो है बिहार में है, और बिहार से हम जो है पटना चले गए किसी शिक्षा वगैरह के सिलसिले में, तो या फिर एग्जाम के सिलसिले में, तो मूल निवास तो हम यहाँ के हैं भाई, तो यहाँ पे जब गए
तो ये क्या हो गया हमारा, यही कहलाएगा मेरा आप्रवास। हम प्रवास तो किए लेकिन आप्रवास वो कहलाएगा। क्लियर है। और उत्प्रवास क्या कहलाएगा, तो अगर हम मूल निवास या फिर जन्मभूमि को छोड़ करके कहीं प्रवास करेंगे तो वो उत्प्रवास कहलाएगा। जैसे क्या, तो जैसे हम देखिए यहाँ पे रहते हैं, ये मेरा जन्मभूमि हो गया, ये क्या हो गया, जन्मभूमि। और यहाँ पे हम जो है घर बार छोड़ करके हम चले गए झारखंड बसने के लिए। कहाँ चले गए भाई, झारखंड हम बसने के लिए चले गए, यानी इस भूमि को हम त्याग दिए। तो जब भूमि को त्याग करके प्रवास किया जाता है उसी को बोलते हैं उत्प्रवास। समझ रहे हैं ना, ठीक। और अगर नए जगह पे जा रहे हैं तो उसको क्या बोलते हैं हम लोग, आप्रवास। क्लियर है। उसके बाद अगला क्वेश्चन है आपका, जनसंख्या का ऋणात्मक वृद्धि किसे कहते हैं, धनात्मक वृद्धि किसे कहते हैं। तो जनसंख्या में अगर जन्म दर अधिक हो रहा है, जन्म दर बढ़ रहा है, उसी को धनात्मक वृद्धि कहते हैं। लेकिन ऋणात्मक वृद्धि किसे कहते हैं, दो निश्चित समय के मध्य में जनसंख्या का घटना, दो निश्चित समय के बीच में, या फिर ऐसे बोल दीजिए जनसंख्या का घटना, किसी निश्चित समय तक जनसंख्या का घटना जनसंख्या का ऋणात्मक वृद्धि कहलाता है। जैसे जैसे देखिए 2003 में जनसंख्या 1 करोड़ से जो है 2005 में 0.9 करोड़ हो गया था। समझ सकते हैं, इतना जनसंख्या घट गया था 2005 में और 2003 में, यानी 2 साल के अंदर। तो ये क्या हुआ, जनसंख्या का ऋणात्मक वृद्धि। समझ रहे हैं, ठीक। अगला 11 नंबर क्वेश्चन क्या दे रखा है, बोल रहा है भाई जनसंख्या वितरण किन्हीं 5 विशेषताओं को लिखा, यानी जनसंख्या का जो वितरण होता है उनके 5 विशेषताओं को मात्र आपको लिख के बताना है। क्या क्या है, तो 5 विशेषताओं को ध्यान से समझिएगा। जनसंख्या वितरण की निम्न विशेषताएं हैं, यानी जनसंख्या जो वितरण करता है उसकी क्या क्या विशेषता है। तो मैदानी क्षेत्र से अधिक जनसंख्या निवास करती है, यानी मैदानी क्षेत्र में जो है क्या होता है, जनसंख्या ज्यादा निवास करेगी भाई, क्योंकि स्थलीय भाग की सबको पसंद होता है। उसके बाद ठंडा और गर्म प्रदेशों में जनसंख्या कब निवास करती है, बिल्कुल सही बात है। विश्व के लगभग 60% जनसंख्या 10 देशों में निवास करती है, इसमें 4 देश एशिया में है। आप जानते होंगे 4 देश एशिया में कौन कौन है, तो भारत हो गया भाई, 4 देश एशिया में, भारत हो गया, चीन हो गया, बांग्लादेश हो गया, और एक आपका पाकिस्तान हो गया। तो ये 4 देश हैं। 60% जनसंख्या, विश्व का जितना 100% जनसंख्या में 60% जनसंख्या मात्र 10 देशों में निवास करती है, उनमें से 4 देश तो अपने एशिया महादेश में है, ठीक। उसके बाद जहां कृषि लायक भूमि होती है वहां अधिक जनसंख्या रहती है, यानी इससे जनसंख्या का भी वितरण होता है, अनेक अनेक जगहों से वहां लोग आते हैं रहने के लिए। समझ रहे हैं ना, बंजर भूमि रहेगा तो थोड़ी आएगा वहां कोई रहने के लिए। किसी भी क्षेत्र की जनसंख्या जो है असमान रूप से बटी होती है, किसी भी क्षेत्र की अगर जनसंख्या देखें तो क्या है, असमान रूप से बटी, बराबर बराबर तो नहीं है ना बटा है भाई। उसके बाद अगला क्वेश्चन है कि लिंगानुपात को कैसे मापा जाता है, लिंगानुपात क्या होता है। तो लिंगानुपात क्या होता है, प्रति 1000 पुरुषों पर महिलाओं की संख्या को ही लिंगानुपात कहते हैं। प्रति 1000 पुरुषों पर महिलाओं की संख्या को, जितनी भी महिलाओं की, मान लीजिए 1000 पुरुष पर जो है 1000 पुरुष पर 200 महिलाएं हैं, कितनी है, 200 महिलाएं। तो इसी को क्या बोलेंगे हम लोग, इसी रेशियो को जो है हम लोग बोलते हैं लिंगानुपात, ठीक। लिंगानुपात बराबर क्या होता है, सूत्र लिंगानुपात स्त्रियों की संख्या बटे पुरुषों की संख्या और गुणा 100 कर दीजिए, आपको लिंगानुपात निकल कर आ जाएगा। क्लियर है। उसके बाद अगला क्वेश्चन आपका और लास्ट क्वेश्चन है इस चैप्टर का, उसके बाद आपको ये पढ़ना ही नहीं पड़ेगा, बस इतना ही आपको याद करना है, बाकी ये चैप्टर आपका एंड हो जाएगा। क्लियर है। उसके बाद तीसरा चैप्टर हम लोग पढ़ेंगे थ्योरी के साथ। चलिए देखते हैं। क्वेश्चन है कि प्रवास के विभिन्न प्रारूप या प्रकार के वर्गीकरण करें, प्रकार का वर्गीकरण करें। क्या क्या है प्रवास का विभिन्न प्रकार, देखिए प्रवास कई तरह से होता है। एक होता है ग्राम से ग्राम की ओर प्रवास, एक होता है ग्राम से नगर की ओर प्रवास, एक होता है नगर से ग्राम की ओर, और नगर से एक नगर की ओर प्रवास। समझ रहे हैं। तो ये चीज आपका जो है चैप्टर क्लियर हुआ, यानी कि इस चैप्टर का जितने भी एक्सप्लेनेशन थे उन चीज को जो है हमने क्या कर दिया, ऑब्जेक्टिव एंड सब्जेक्टिव क्वेश्चन को हमने बड़ी इजली तरीके से आपका खत्म कर दिया। तो दोस्तों मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।